हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। तो इस चैप्टर को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम जनरली सिस्टम ऑफ पार्टिकल के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि किसी एक सिंगल पार्टिकल के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स को समझते हैं, जैसे कि पार्टिकल आखिर होते क्या हैं। ठीक है, तो पार्टिकल्स क्या होते हैं? अ पार्टिकल इज डिफाइंड एज एन ऑब्जेक्ट हुज मास इज फाइनाइट बट हुज साइज एंड इंटरनल स्ट्रक्चर कैन बी नेग्लेक्टेड। यानी कि एक पार्टिकल्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका कुछ ना कुछ मास होता है, बट जिनके साइज और इंटरनल स्ट्रक्चर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो पार्टिकल्स आर दोज ऑब्जेक्ट whose mass is finite, यानी जिसका मास फाइनाइट होता है, बट whose size and structure can be neglected। यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका मास तो होता है लेकिन जिनके साइज और स्ट्रक्चर को हम नेग्लेक्ट कर सकें, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? पार्टिकल बोलते हैं। फिर इसी के साथ रिलेटेड टर्म होती है सिस्टम। तो सिस्टम क्या होता है? जब बहुत सारे पार्टिकल्स एक साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है, या कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स या कलेक्शन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर नोन एज सिस्टम। सो कलेक्शन ऑफ अ वेरी large number of particles, ठीक है, which mutually interact with each other, which mutually interact with each other। यानी ऐसे कलेक्शन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल जो एक दूसरे के साथ म्यूचुअली इंटरेक्ट करते हैं, तो ऐसे कलेक्शंस ऑफ पार्टिकल को ही हम एक साथ क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है सेंटर ऑफ मास। ठीक है, COM, सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है? अ पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड the body, inside or outside the body, where whole mass of body is assumed to be कंसनट्रेटेड। यानी कि किसी भी बॉडी का वो पॉइंट जहाँ पर हम ये लेट करके चलते हैं कि उस पर सारा का सारा मास उसका क्या है? कंसनट्रेटेड होता है, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, एक पेन को मैं अगर ऊपर थ्रो करता हूँ तो पेन अपने सेंटर ऑफ मास के एक्सिस में क्या करता है? रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। अब ज़रूरी नहीं है किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास उस ऑब्जेक्ट या बॉडी के अंदर ही लाई करे, हो सकता है उस ऑब्जेक्ट का जो मास है या सेंटर ऑफ मास है वो उस बॉडी के बाहर भी लाई कर सकता है। तो यहाँ पर हम एग्जांपल भी लिख सकते हैं कि इफ़ वी थ्रो आ रोटेटिंग पेन अपवर्ड, all points on the pen will not follow straight line, यानी सारे पॉइंट है वो स्ट्रेट लाइन को फॉलो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जितने भी पॉइंट है वो अपने सेंटर ऑफ मास के एक्सिस में चारों तरफ रोटेट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स लगाने लग रहे हैं और वो फोर्स सेंटर ऑफ मास की डायरेक्शन में अलाइन करती है, तो ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है वो कैसा होता है? लीनियर होता है। सपोज करो यहाँ पे मेरे पास एक हैमर है, तो दिस इज़ दी हैमर, तो इसका सेंटर ऑफ मास में मान लेता हूँ इस पॉइंट के ऊपर लाई करता है। ठीक है, तो अगर मैं इसी डायरेक्शन में यानी इसके सेंटर ऑफ मास के डायरेक्शन में ही अलाइन करता हूँ फोर्स को, तो इसका जो मोशन होगा वो बिल्कुल कैसा मोशन होगा? एक स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में ही ये मूव करेगा।
अगर मैं इसके ऊपर फोर्स किसी और डायरेक्शन में लगाता हूँ, उस डायरेक्शन में जहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास अलाइन नहीं होता है, तो ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा वो कैसा होगा, रोटेशनल मोशन होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट है वो अपने सेंटर ऑफ मास के रोटेशन या सेंटर ऑफ मास के एक्सिस में रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास। दिस मीन्स ऐसा पॉइंट जहाँ पर उस बॉडी का सारा मास कंसंट्रेटेड होता है, तो ऐसे पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। अब एक एग्जांपल और देखते हैं। कि सपोज करो एक रोड है, एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर के ऊपर मैंने इसको खड़ा कर रखा है, ठीक है, दिस इज रोड, और ये एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर के ऊपर स्टैंड अप है। तो इसका मास m है, तो यहाँ पर मैंने F फोर्स लगाई है, ठीक है। तो ये क्या होगी, इस तरीके से फॉल करेगी फ्लोर के ऊपर। तो इसके सारे पार्टिकल्स एक साथ ही मूव नहीं करेंगे। सपोज करो पहले ये वाला पार्टिकल फॉल करेगा, फिर उसके बाद ये वाला, फिर उसके बाद ये वाला पार्टिकल फॉल करेगा। सो डिफरेंट पॉइंट मैं लिख देता हूँ, डिफरेंट पॉइंट्स ऑन दी रोड में मूव विद डिफरेंट एसेलेशन। डिफरेंट जो पॉइंट्स है तो डिफरेंट एसेलेशन से मूव करते हैं, लेकिन जो सेंटर ऑफ मास है, बट सेंटर ऑफ मास विल मूव विद, सेंटर ऑफ मास का एसेलेशन जो होता है वो F/m से ही हमेशा मूव करेगा, ठीक है। तो ये है, दिस मीन्स अलग अलग पार्टिकल है वो अलग अलग एसेलेशन से फॉल करेंगे, लेकिन जो सेंटर ऑफ मास है वो हमेशा F/m के ही एसेलेशन से मूव करेगा, ठीक है। तो ये थी सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके कैलकुलेशन, ठीक है। सो अब हम इसके करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके फॉर्मूले बताऊंगा। हो सकता है आपको पहली बारी में समझ में नहीं आए, ठीक है, बट अब जितने क्वेश्चंस ट्राई करते जाएंगे उतने ही आसान हमें ये फॉर्मूले लगेंगे और समझ में भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, सबसे पहले कैलकुलेशन से। सो कैलकुलेशन ऑफ COM। सो सपोज करते हैं हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हर चीज़ को कार्टेशियन प्लेन पे लेना है, ताकि हमें एक्सिस पता कर चल सके कि किस एक्सिस में वो लाई करते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास एक मास m1 है, ये मास m2 है, r1 इसकी ओरिजिन से पोजीशन है एंड r2 इसकी ओरिजिन से पोजीशन है, r2 दीज आर द पोजीशन वेक्टर, ठीक है। सो यहाँ पर हम एक लाइन ज्वाइन कर देते हैं जो इन दोनों को मीट कराती है। तो दिस इज़ दी लाइन जो इन दोनों को मीट करा रही है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास हम मान के चलेंगे कि सेंटर ऑफ मास है वो कहीं बीच में यहाँ पर लाई कर रहा होगा, ठीक है। सो ये ओरिजिन से उसकी पोजीशन वेक्टर कितनी होगी, इसको लेट कर लेते हैं कैपिटल R। तो इस पॉइंट के ऊपर इनका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। तो इसी तरीके से हम इनकी पोजीशन वेक्टर भी निकाल सकते हैं। तो पोजीशन वेक्टर या क्या पोजीशन होगी सेंटर ऑफ मास की, तो दैट इज इक्वल्स टू m1 r1 प्लस m2 r2। अगर दो मासेस हैं तो m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन में m1 प्लस m2 होगा, ठीक है। अगर दो से ज़्यादा है तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 डॉट डॉट जितने भी मासेस है अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो दिस मीन्स यहाँ पर हम सेंटर ऑफ मास को कैसे लिख सकते हैं कि समीशन ऑफ mi डॉट ri, दिस मीन्स कितने mi ri है अपॉन में समीशन ऑफ जितने भी उनके मासेस है। दिस इज द जनरलाइज फॉर्मूला फॉर सेंटर ऑफ मास, ठीक है। या हम इसको लिख सकते हैं, दीज आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो दीज आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब देखो सपोज करो ये जो सेंटर ऑफ मास का पॉइंट है, दिस पॉइंट, ठीक है, ये कहीं पे लाई कर रहा है ओरिजिन में, तो इसके x की भी कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी और y कोऑर्डिनेट की भी वैल्यू होगी। तो इसके हम x और y कोऑर्डिनेट की भी वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हमें इसके x कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड करनी है तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू m1 x1
प्लस m2 x2 प्लस डॉट डॉट, अगर इससे ज़्यादा है अपॉन में m1 प्लस m2 डैश डैश डैश। तो दिस इज़ दी एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो दिस मीन्स इसको हम जनरलाइज फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज समीशन ऑफ mi xi अपॉन में समीशन ऑफ mi। ऐसे ही हम y कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बिकम m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस स्टिल जहाँ तक भी है अपॉन में m1 प्लस m2। तो इसके सेंटर ऑफ मास की जनरलाइज इक्वेशन है समीशन ऑफ mi yi अपॉन में summation of masses. This is the generalized formula for x coordinate of center of mass and this is the general formula of y coordinate of center of mass. तो इसी तरीके से हम z कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। तो सिमिलरली we can find z coordinate of center of mass also। ठीक है, इस तरीके से हम सेंटर ऑफ मास। तो अभी तक हमने पोजीशन वेक्टर निकालना सीख लिया। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना सीख लिया सेंटर ऑफ मास से। अब हम क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। ठीक है, कि अगर हमें क्वेश्चंस करेंगे तो किस तरीके से अप्लाई करेंगे। ठीक है, कि वही थोड़ा सा डिफरेंट होता है इसके अंदर। तो देखो, सबसे पहले एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जनरलाइज सेंटर ऑफ मास हमेशा हम कैसे निकाल सकते हैं। तो सपोज करते हैं 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए। टू पार्टिकल सिस्टम के लिए तो ये हमारे पास m1 मास है और ये हमारे पास m2 मास है। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें r गिवन है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, किसी एक को हमें ओरिजिन से लेट कर लेना है। कहाँ से? ओरिजिन से। तो यहाँ से हम 0 0 कोमा हमने ओरिजिन से इसको लेट कर लिया। ठीक है, तो इन दोनों का, तो यानी कि इनके मैंने बीच में कहीं पे मान लिया कि इनका ये क्या है, सेंटर ऑफ मास है। तो यहाँ से यहाँ तक की ओरिजिन से वैल्यू दिस इज़ r पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, दिस इज़ इनका डिस्टेंस r2 हो गया। तो अगर मुझे इनका x कोऑर्डिनेट निकालना है तो सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन में m1 प्लस m2 हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करते हैं तो इसको मैंने ओरिजिन से लेट कर लिया था, तो कितना हो जाएगा, m r1 की वैल्यू कोऑर्डिनेट में कितनी है, 0 हो जाएगी। या मैं इसका रिजल्टेंट सेंटर ऑफ मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो m1 एक 0 हो जाएगा प्लस m2, वहाँ से वहाँ तक डिस्टेंस कितना है टोटल, ओरिजिन से r का है, तो अपॉन में m1 प्लस m2 हो गया। तो ये हमारे पास इसका पोजीशन वेक्टर आ गया। ठीक है, किसका सेंटर ऑफ मास आखिर कहाँ पे लाई करेगा। तो m1 इंटू 0 फर्दर भी सोल्व कर सकते हैं, 0, तो इट विल बिकम m2 इंटू r अपॉन में m1 प्लस m2। ये हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इसमें याद रखने वाली स्टार पॉइंट ये है कि अगर मास ज़्यादा है तो सेंटर ऑफ मास हमेशा कहाँ पर लाई करेगा, जिधर मास ज़्यादा है। तो सेंटर ऑफ मास विल ऑलवेज लाई नियर हैवी ऑब्जेक्ट। तो यानी कि जिधर ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा है या मास ज़्यादा है, सेंटर ऑफ मास हमेशा वहीं पर ही लाई करेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखते हैं। सो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एक एनसीईआरटी क्वेश्चन। ठीक है, तो लैंग्वेज आप अपने एनसीईआरटी की बुक से पढ़ सकते हैं, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, सो क्वेश्चन है, हमें गिवन है एक हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई है, एंड दूसरा एक क्लोरीन का न्यूक्लियाई है। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं ये मेरे पास एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई है। ठीक है, और एक यहाँ पे क्लोरीन का न्यूक्लियाई है। यहाँ पे इसको प्रॉपर बना लेते हैं। दिस इज हाइड्रोजन न्यूक्लियाई है एंड ये क्लोरीन का न्यूक्लियाई है। दोनों के बीच में हमें डिस्टेंस 1.27 एंगस्ट्रॉम का गिवन है।
ठीक है, दिस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम। तो सबसे पहला है कि हमें इसमें कोऑर्डिनेट्स बना लेने हैं, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन बना लेना है। तो ये हमारा कार्टेशियन प्लेन हो जाएगा और एक को हमें ओरिजिन पे ले लें ताकि हमें सोल्व करने में आसानी हो। दिस इज आर एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई हो गया। तो इसके ओरिजिन 0 और 0 हो गए, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी हमें 1.27 है। और क्वेश्चन ने हमें ये भी कहा है कि जो मास है क्लोरीन के एटम को 35.5 टाइम्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन के मास के। तो हमें नहीं पता हाइड्रोजन का मास है, तो हम हाइड्रोजन का मास यानी m1 है उसको x लेट कर लेते हैं। तो m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सो m2 हमारे पास हो गया 35.5 टाइम्स ज़्यादा है, ये हो गया। एंड अब देखो इसका पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं, कितना होगा m1 के लिए। देखो हाइड्रोजन x में भी 0 है कोऑर्डिनेट और y में भी 0 है, तो 0 i कैप प्लस 0 j कैप के इक्वल इसका पोजीशन हो गया, ठीक है। ऐसे अब हमें क्लोरीन के लिए निकालनी है कि उसकी पोजीशन कितनी हो जाएगी, तो R2। सो देखो यहाँ पर x एक्सिस में यानी यहाँ से लेके यहाँ तक यानी कि x एक्सिस में इसकी डिस्टेंस कितना गिवन है ओरिजिन से 1.27 गिवन है। कितना गिवन है? 1.27। तो 1.27 आई कैप हो गया। और y एक्सिस में कितना है? तो y एक्सिस में है ही नहीं, तो कितना हो जाएगा? प्लस 0 j कैप एंगस्ट्रॉम। तो देखो दोनों की हमने क्या किया यहाँ पे R1 और R2 की वैल्यू पता कर ली है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे इन वैल्यूज़ को। तो फॉर्मूला हमारे पास है इनके सेंटर ऑफ मास का m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन में m1 प्लस m2 के इक्वल इनका फॉर्मूला है। तो वैल्यू को रखते हैं एंड सोल्व करते हैं। तो m1 कितना है? x है, r1 0 i कैप प्लस 0 j कैप है, प्लस m2 है 35.5 x इंटू R2 इज़ 1.27 आई कैप प्लस 0 j कैप अपॉन में m1 x है और ये 35.5 x है। तो कैलकुलेट करते हैं, तो ये वैल्यू तो सारी ज़ीरो हो गई, ठीक है। एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ तो क्या हो गई? सारी ज़ीरोज़ हो गई, ठीक है, क्योंकि 0 इंटू एक्स इज़ 0 और 0 इंटू एक्स इज़ 0। तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ 0 हो गई, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 35.5 एक्स मल्टीप्लाई होगा 1.27 से। सो 35.5 इंटू 1.27 एक्स आई कैप, और 35.5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। और 35.5 एक्स प्लस एक्स, तो इट विल बिकम टू 36.5 एक्स के ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कितना आएगा? तो 35.5 इंटू 1.27 अपॉन में 36.5, ठीक है। सो मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर देता हूँ, तो आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी? 1.24 आई कैप प्लस 0 जे कैप है। तो ये कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं। तो जे कैप है नहीं, तो यानी कि जेड एक्सिस में कितना हो गया? 0 और आई कैप में 1.24, यानी कि जो सेंटर ऑफ मास है वो कहीं इस पॉइंट के ऊपर क्या करेगा? लाई करेगा, यानी कि हाइड्रोजन एटम से 1.24 एंगस्ट्रॉम के ऊपर इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। फिर इसी के साथ एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें क्या गिवन है? एक रेक्टेंगल गिवन है, ठीक है, और इसके मासेस गिवन है। फर्स्ट ये m मास है, ये इसका डबल 2m मास है, ये 3m है एंड दिस इज़ 4m मास गिवन है। तो इस तरीके से अलग अलग मासेस कॉर्नर्स में अरेंज है। तो हमें इस सिस्टम का क्या फाइंड करना है? सेंटर ऑफ मास और इनके बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। दीज आर दी ओके, इसको थोड़ा 2 सेंटीमीटर कर लेते हैं, इसको 1 सेंटीमीटर, क्योंकि ब्रेथ छोटी होती है। तो ये गिवन है। तो फिर से इसको अगर हमें सोल्व करना है, तो सपोज़ हम इसको किस पे लेट करेंगे? कार्टेशियन प्लेन पे। तो यहाँ पे मैंने एक कार्टेशियन प्लेन बना लिया है। सो ये मेरा कार्टेशियन प्लेन हो गया, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया। सो ये वाला मास मैंने किस पे लेट कर लिया? ओरिजिन पे। एम मास किस पे है?
ओरिजिन 0 और 0 है। फिर एक 2 सेंटीमीटर दूर है, यानी ये वाला मास 2m, कितना 2 सेंटीमीटर दूर है। फिर इससे जस्ट 1 सेंटीमीटर ऊपर 3m वाला मास है, और फिर ये 4m वाला मास है। 3m, दिस इज़ 4m है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। सो यहाँ पर देखो अब हम वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं। तो मास 1 कितना है, m है। m2 की वैल्यू कितनी है, 2m है। m3 कितना है, 3m के इक्वल है। एंड m4 की वैल्यू कितनी है, 2m है। इस तरीके से हम r1, r2 और r3 और r4 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ। तो r1 कितना है हमारे पास, देखो r1 दोनों ही क्या है, 0 है, यानी x एक्सिस में भी 0 है और y एक्सिस में भी 0 है। r2 की वैल्यू चेक करें, देखो r2 यहाँ से x एक्सिस में तो 2 है और y में कितना है, 0 है, क्योंकि सिर्फ x एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो x एक्सिस में 2y कैप है, प्लस y एक्सिस में है ही नहीं तो 0 j कैप हो जाएगा। इसी तरीके से हम r3 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो r3 की वैल्यू कितनी होगी, तो r3 देखो यहाँ पे ये वाला r3 है, तो इस पॉइंट पे, तो यहाँ से यहाँ तक, यानी y में तो 1 है और x में कितना है, 2 है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना है, 2 और 1 है। सो यानी x एक्सिस में 2y कैप है, प्लस y एक्सिस में 1, तो j कैप हो जाएगा। ऐसे ही r4 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो r4 x एक्सिस में तो 0 है, लेकिन y एक्सिस में कितना है, 1 है, तो 0 i कैप प्लस 1 j कैप। तो ये चारों के हमने पोजीशन वेक्टर भी पता कर लिए। अब फॉर्मूले में अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सो चारों के लिए देखो फॉर्मूला क्या होगा, सेंटर ऑफ मास के लिए m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस m4 r4 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू हो गई। m1 हमारे पास 1 है, r1 की वैल्यू कितनी है, 0 i कैप प्लस 0 j कैप। m2 की वैल्यू 2m है, r2 की वैल्यू है 2 i कैप प्लस 0 j कैप, प्लस m3 की वैल्यू कितनी है, 3m, r3 है 2 i कैप प्लस 1 j कैप, प्लस m4 की वैल्यू है m4 इज़ 4 टाइम्स होगा, सॉरी यहाँ पे मैंने 2m लिख दिया, तो ये 4 होगा, तो 4m। और r4 की वैल्यू है 0 i कैप प्लस 1 j कैप डिवाइडेड बाय m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 4m। तो ये हमारे पास m1 m2 m3 की वैल्यू हो गई। तो इसको सोल्व करते हैं हम आगे, तो हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है। तो देखो m इंटू 0 तो कितना हो गया, 0 i कैप के इक्वल हो गया। तो पूरा ये वाली वैल्यू तो सारी क्या हो गई, 0 हो गई। तो हमारे पास बचा क्या, 2m i कैप, 2m 2i कैप, 2m 2i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 3m 2i कैप प्लस 1 j कैप प्लस 4 0 i कैप प्लस 1 j कैप डिवाइडेड बाय 4 और 3 7, 8 और 1 9 और 1 10। तो यानी कि 10m के इक्वल क्या हो गया हमारा टोटल मास, 10m के इक्वल हमारा मास हो गया। अच्छा, क्वेश्चन में मास 4m था ना, ओके ठीक है। तो 10m के इक्वल टोटल हमारा मास हो गया। अब इसको फर्दर सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने से कितना आएगा, तो यहाँ से देखो m से m कैंसिल आउट हो रहा है कॉमन, तो यहाँ पर भी m था, तो m से m कैंसिल आउट हो गया। तो इसको सोल्व करते हैं, तो कितना बचा, j कैप तो 0 है, तो 2 2 ज़ा 4 i कैप प्लस 3 2 ज़ा 6 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 इंटू 0 तो 0 हो गया, प्लस 4 j कैप अपॉन में 10 बचा। तो 4 और 6 10 i कैप प्लस 4 और 3 7 j कैप अपॉन में 10। तो इसको फर्दर, तो 10 i कैप अपॉन में 10 प्लस 7 j कैप अपॉन में 10। तो देखो यहाँ 10 से 10, तो आंसर हो गया 1 i कैप प्लस 7 j अपॉन में 10 के इक्वल हो गया। तो दिस मीन्स इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पर लाई करेगा,
एक्स एक्सिस में 1 पे, चाहो तो डेसिमल में भी निकाल सकते हैं। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू 1 आई कैप प्लस 7 यानी 0.7 जे कैप। तो दिस मीन्स देखो मैं यहाँ पे हम बता सकते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर लाई करेगा। तो यानी कि एक्स एक्सिस में 1 यानी कि यहाँ, और वाई एक्सिस में 0.7 जो कि अप्रोक्सीमेटली कहाँ होगा, अगर 1 यहाँ है और टोटल 1 यहाँ है तो 0.7 यहाँ कहीं। तो इसका सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट के ऊपर कहीं लाई कर रहा होगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक 1 है और यहाँ से यहाँ तक 0.7 है। तो यानी वाई कैप में 0.7 डिस्टेंस पर और एक्स एक्सिस में 1 पर, ठीक है। तो इन पॉइंट के ऊपर ये लाई कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमें गिवन है एक ट्रायंगुलर सरफेस। तो ये ट्रायंगुलर सरफेस है, इस पॉइंट का मास m गिवन है, इस पॉइंट का मास भी m है, इस पॉइंट का मास भी m है, और हमें ये इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है। तो दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए। तो हमें फाइंड करना है कोऑर्डिनेट ऑफ C1 यानी सेंटर ऑफ मास के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं इसके। सो देखो ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो देखो सोल्व करते हैं। तो हमें ये पता है, बीच में से मैं एक लाइन खींच देता हूँ, ये हो गई। तो ऑफकोर्स इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सारे एंगल 60 के हैं, तो हाफ एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का। अच्छा हमें साइड गिवन नहीं है तो साइड को हम ए लेट कर लेते हैं, अगर नहीं गिवन है तो साइड कितनी हो गई हमारी, ए हो गई। तो ये एंगल कितने डिग्री का हो गया, 30 का, और इसका आधा कितना हो गया, a/2, तो ये भी a/2 हो गया, ठीक है। तो इसको हम 0 मान लेते हैं कि ये वाला हमारा कोऑर्डिनेट कितना हो गया, ओरिजिन पे है तो 0 0 हो गया, ठीक है। तो इस वाले की पोजीशन यहाँ से यहाँ तक a हो गई, यानी इसके कोऑर्डिनेट्स अगर पता करें तो x एक्सिस में तो a है और y एक्सिस में 0 है। तो हमें इस थर्ड मास के कोऑर्डिनेट पता करने होंगे। अगर ये a है ये वाली साइड और ये वाली साइड a/2 है, तो हम यहाँ से यहाँ तक पता कर सकते हैं। तो ये वाली साइड कितनी है, यहाँ से यहाँ तक a/2 है, और हमें पता करनी है y एक्सिस यानी कि ये वाली लाइन आखिर कितनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे तो ये वाली आएगी a√3/2 के इक्वल। तो हमने कोऑर्डिनेट्स पता कर लिए थर्ड पॉइंट के भी। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो यहाँ से यहाँ तक तो कितना है, a/2 है। अब हमें पता करना था ये वाली साइड यानी कि y एक्सिस में कितना है, तो ये a है, ये a/2 है, और यहाँ पर 90 डिग्री फॉर्म होता है, या 30 डिग्री इस पॉइंट पर है। तो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से भी या फिर पाइथागोरस थ्योरम से भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इस साइड की लेंथ कितनी होगी, जितनी इस साइड की लेंथ होगी उतना ही y कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी होगी। तो अब हमें x कोऑर्डिनेट पता करना है। तो x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का कितना होता है, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3। तो वैल्यू पुट करते हैं। तो m1 तो हमारे पास m है, x कोऑर्डिनेट कितना था, 0 था, प्लस m2 m ही है, तो इसके x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है, a है, प्लस m3 m है, और x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है, a/2 अपॉन में m प्लस m तीनों इक्वल हैं तो 3m हो जाएगा। तो ये तो 0 हो गया ये वाली वैल्यू, तो ये हो गई इक्वल ma प्लस ma/2 के अपॉन में 3m है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो कितना हो जाएगा, सोल्व करते हैं। तो यहाँ से एलसीएम लेके ऐड कर 2ma प्लस ma 3ma अपॉन में 2 और नीचे 3m है, 3 से 3 m से m कैंसिल, तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी आ गई, a/2 आ गई। ऐसे ही हम y का कोऑर्डिनेट भी पता कर सकते हैं। तो सेंटर ऑफ मास y कोऑर्डिनेट के लिए कितना होगा, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3। तो m1 तो m है, y कोऑर्डिनेट 0 है, प्लस m2 m है, तो y कोऑर्डिनेट इसके लिए भी 0 है, प्लस m3 m है, तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमने निकाल ली थी a√3 अपॉन में 2 के इक्वल है, और तीनों को ऐड करने पर 3m हो गया। तो इसको सोल्व करेंगे तो a अपॉन में 2√3
3 आएगी। दिस मीन्स सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, a/2 a/2√3 के इक्वल। दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इस तरीके से हम एक ट्रायंगुलर फिगर का भी क्या निकाल सकते हैं, सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। ठीक है, अब कुछ नोट पॉइंट्स। फर्स्ट कि सेंटर ऑफ मास may lie where there is no mass। तो यानी कि सेंटर ऑफ मास ऐसे पॉइंट पे भी लाई कर सकता है जहाँ पर कोई मास ना हो। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है, दिस इज एन सर्कुलर रिंग, तो ये एक रिंग है, तो इसका मास सारा का सारा, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, बिल्कुल इसके सेंटर पर होगा। तो देखो इसके सेंटर में कोई मास नहीं, लेकिन फिर भी इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करता है, सेंटर ऑफ, बिल्कुल इसके सेंटर में। सेकेंड पॉइंट याद रखने वाली है कि लाइन ऑफ सिमेट्री, जहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री होगी वहीं पर ही क्या लाई करेगा, विल लाई ऑन, सेंटर ऑफ मास विल लाई ऑन लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पर लाई करेगा, लाइन ऑफ सिमेट्री पर लाई करेगा। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो ये मेरे पास एक सर्कल है। तो देखो लाइन ऑफ सिमेट्री वो होती है जो किसी भी फिगर को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। तो ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले लाइन ऑफ सिमेट्री देते, देखो एक ये लाइन है जो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, ऐसे ये लाइन भी इसको दो पार्ट में, तो जिस पॉइंट के ऊपर ये मीट करती है तो उसी पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास। ऐसे किसी एक रेक्टेंगल के लिए देखते हैं, तो ये रेक्टेंगल फॉर्म हो गया। तो इसके लिए लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं। तो एक इसको जो बीचों बीच से दो पार्ट में डिवाइड करे, एक ये हो गई, और एक ये लाइन जो इसको बीचों बीच से दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो दैट इज़ द लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। ठीक है, दीज आर द लाइन ऑफ सिमेट्रीज हैं। तो यानी कि लाइन ऑफ सिमेट्री भी हमेशा हमें ये बताती है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पर कंसंट्रेटेड है। ठीक है, अगर हमारे पास थर्ड पॉइंट है, एक अगर हमारे पास ट्रायंगल प्लेट है, यानी कोई ऐसी प्लेट है जो ट्रायंगल शेप की है, तो उसका सेंटर ऑफ मास हमेशा उसके सेंट्रोइड पर लाई करेगा। ये याद रखने वाली है। फोर्थ है डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ COM कैन बी यूज इफ फिजिकल क्वांटिटी is directly proportional to position, velocity और एक्सेलरेशन। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ सेंटर ऑफ मास को हम कब यूज सकते हैं, अगर फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पोजीशन के, वेलोसिटी के एंड एक्सेलरेशन के, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूलाज यूज़ कर सकते हैं सेंटर ऑफ मास के लिए। कौन कौन से फॉर्मूलेज यूज़ कर सकते हैं, अगर इन वैल्यूज़ पर डिपेंड करती है, तो यानी फोर्स का डायरेक्टली हम m/a यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं सेंटर ऑफ मास का। तो इसके अलावा हम मोमेंटम का फॉर्मूला, मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी किसकी होगी, सेंटर ऑफ मास की होगी। ठीक है, तो इस केसेस में कब, जब फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के डिसमीन। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास कैन बी यूज इफ फिजिकल क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट है कांट बी यूज इन अदर केसेस, इसके अलावा किसी और केसेस में हम ये फॉर्मूलेज यूज़ नहीं कर सकते इन अदर केसेस, जैसे कि k = ½ mv² फॉर्मूला होता है, तो यहाँ से हम क्या नहीं निकाल सकते, वेलोसिटी नहीं निकाल सकते इसकी। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, ये है। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर हमारे पास क्या है कोई रोड है या कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसके लिए अगर हमें कैसे कैलकुलेट करना है चीज़ें। ठीक है, तो कंटिन्यूस मास कैलकुलेशन, तो
तो यानी कि बॉडी हमारी कैसी है, कंटिन्यूस, यानी मास कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मास कैलकुलेशन, फर्स्ट इस केस में क्या फॉर्म हो सकता है हमारे पास, एक लीनियर ऑब्जेक्ट हो। तो लीनियर ऑब्जेक्ट में हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक रोड है। तो सपोज करते हैं ये हमारे पास एक बहुत थिन रोड है, ठीक है। तो ये एक हमारे पास थिन रोड है, तो इसका यूनिफॉर्मली या कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो इस रोड की मास m है और लेंथ कितनी है, l है। तो इस केस में हमें क्या पता होना चाहिए, लीनियर मास डेंसिटी। कुछ न्यू टर्म्स है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो दिस इज लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर ऑब्जेक्ट के केस में काम करती है। तो लीनियर मास डेंसिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, डेट इक्वल टू m अपॉन में l। तो लीनियर मास डेंसिटी इक्वल होती है मास पर यूनिट लेंथ। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, एक छोटा सा dx मास हम लेट कर लेते हैं, ठीक है। dx डिस्टेंस का dm मास को क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, कितने डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर। तो यहाँ से अगर मुझे इस dm की वैल्यू निकालनी है तो लैम्डा इंटू dx हो जाएगी, क्योंकि लेंथ हमारे पास dx हो गई और मास कितना हो गया, dm हो गया। तो छोटा सा हमने एक मास निकाले, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। सेकंड, अगर हमारे पास एरियल ऑब्जेक्ट यानी कि 2D ऑब्जेक्ट है, मतलब कुछ इस तरीके का हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि 2D में है और इसका एरिया a है और मास कितना है, m है। तो यहाँ पर वर्क करता है सरफेस मास डेंसिटी, पर टर्म यूज आती है सरफेस मास डेंसिटी। तो इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट एरिया। तो देखो, अगर एरिया केस है तो एक साथ हम पूरा निकाल नहीं सकते, इसलिए हम कहीं पे मान लेते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर कि क्या है, एक स्मॉल एरिया dA कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम मास निकाल लेंगे dm। dm मीन्स बहुत स्मॉल मास है, तो सिग्मा इंटू dA के इक्वल फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। थर्ड केस हमारे पास है कि अगर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, सॉलिड मतलब 3D में है, 3D ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसकी वॉल्यूम वर्क करेगी v है और मास m है। तो इसके केस में हमें निकालनी होती है डेंसिटी। तो डेंसिटी होती है मास अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम छोटी सी एक वॉल्यूम लेट कर लेते हैं, तो dv। तो स्मॉल मास dv के लिए कितना हो जाएगा, रो इंटू dv के इक्वल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, रो इंटू dv के इक्वल, ये हमारे पास मास हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कंटिन्यूस मास कैलकुलेशन के केस में हमें ये यूज़ करना है, ठीक है। और कैसे कैलकुलेट करेंगे इनको, ठीक है, सिंपल इंटीग्रेशन करके। जैसे कि साइड में मैं एक एग्जांपल के साथ, कि मान लो ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो मुझे नहीं पता इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो मान लेते हैं इसका सेंटर ऑफ मास यहीं कहीं लाई कर रहा है। तो यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लेते हैं, कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं, और इसका छोटा सा मास मैंने dm यहाँ पर लेट कर लिया। ये इसकी यहाँ से यहाँ तक पोजीशन हो गई, तो ये x और y कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसके अगर हमें x कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी है सेंटर ऑफ मास की, तो कौन से x पोजिशन पर स्मॉल मास dm लेट किया है, ठीक है। तो इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ताकि पूरी बॉडी का आ जाए विद रिस्पेक्ट टू टोटल मास के साथ इंटीग्रेट कर देंगे। सेम ऐसे ही y के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी होगी सेंटर ऑफ मास के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू dm। तो ये इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू हो गई। और हमें ये तो पता है कि जो सम होता है मासेस का वो तो कितना रहेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dm, और इसका मास कैपिटल M हो गया। क्यों, क्योंकि देखो dm मेरी टोटल मास, टोटल मास मतलब पूरा बॉडी का कितना मास है, कैपिटल M मान लेते हैं, तो कैपिटल M। तो सेम ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ y विद dm अपॉन में कैपिटल M हो गया। ऐसे इसके पोजीशन वेक्टर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो कितनी हो जाएगी, r dm विद इंटीग्रेशन और में टोटल मास m है। तो इस तरीके से हम कंटिन्यूस मास का कैलकुलेशन करते हैं। अगर हमें कंटिन्यूस मास गिवन है तो इस तरीके से उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल के साथ देखते हैं रोड के केस में। तो क्वेश्चन हमारे पास है कि हमारे पास एक रोड है, दिस इज द रोड, ठीक है। और इसका मास हमें m गिवन है और लेंथ l है। तो इसका हमें क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है।
तो फिर से वही कि कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करेंगे तो रोड के स्टार्टिंग पॉइंट का x इज इक्वल टू 0 तो y तो 0 होगा ही होगा। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या करना है, सबसे पहले एक स्मॉल मास dm कैलकुलेट करना है dx डिस्टेंस के लिए। तो जब भी लीनियर रोड होती है तो वहाँ पर वर्क आती है लीनियर डेंसिटी, जो कि कितनी होती है, मास पर यूनिट लेंथ होती है। अभी अभी हमने देखा, तो अगर मुझे dm निकालना है तो कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू dl के इक्वल हो जाएगा ये। तो ये वैल्यू हमारे पास इतनी हो जाएगी। अब देखो इसको फर्दर सोल्व कर सकते हैं। तो अगर मुझे इसके x कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी है तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dm अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ dm। तो यहाँ पे x हमें नहीं पता, dm की वैल्यू हमने कैलकुलेट की, लैम्डा इंटू dl के इक्वल हो गई, और टोटल मास कितना है, m है। ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो देखो लैम्डा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा तो x का विद रिस्पेक्ट टू, और dl कितना लिया था हमने, dx लिया था। ठीक है, कि स्मॉल लेंथ कितनी है हमारी, dx है, तो dx के साथ इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। नीचे बचा हुआ कितना है हमारा, टोटल मास m है। आफ्टर दैट, और कहाँ से कहाँ तक इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं 0 से लेके L तक, यानी टोटल लेंथ इस पॉइंट पे 0 है और टोटल लेंथ हमें कितनी गिवन है, कैपिटल L गिवन है। तो टोटल लेंथ हमारे पास कितनी हो गई, L हो गई। तो x यानी 0 से लेके L तक का मैंने क्या कर दिया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, ये हुआ। अब देखो, तो लैम्डा अपॉन में कैपिटल M हो गया, तो x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मनी 1 है तो एक्स स्क्वायर अपॉन में टू, लिमिट 0 से लेके L है हमारे पास, तो इसको अप्लाई करते हैं तो इट विल बिकम लैम्डा अपॉन में m इंटू कितना हो गया, L स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन में 2, तो ये वाली टर्म तो 0 हो गई। तो लैम्डा इंटू L स्क्वायर अपॉन में 2m के इक्वल इसका मास हो गया, या x कोऑर्डिनेट की वैल्यू हो गई। ठीक है, ये है, तो लैम्डा अपॉन में L स्क्वायर अपॉन में 2m। तो चाहे तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू फिर से पुट कर सकते हैं, जो कि होती है m अपॉन में L, और यहाँ पे है L स्क्वायर अपॉन में 2m, तो m से m कैंसिल, L से L, तो इट विल बिकम L बाय 2, यानी x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी हो गई, L बाय 2 के इक्वल इसके x कोऑर्डिनेट की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए सेंटर ऑफ मास कितना होता है। तो मास ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, तो जितने भी सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो इनका सेंटर ऑफ मास हैव सेंटर ऑफ मास एट देयर ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो इनका सेंटर ऑफ मास हमेशा कहाँ पे होता है, इनके ज्योमेट्रिकल सेंटर्स पर होता है। जैसे कि रिंग है तो इनका ज्योमेट्रिकल सेंटर कहाँ पे है, जहाँ पर इनकी लाइन ऑफ सिमेट्री लाई करती है, यानी कि बिल्कुल सेंटर में। इसी तरीके से अगर हम बात करें डिस्क की, तो इस डिस्क ये क्या है, एक डिस्क है। ठीक है, तो इस डिस्क का भी सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर पे ही लाई करेगा। ऐसी अगर हमारे पास होलो स्फेयर है, दिस इज होलो स्फेयर, तो इसका सेंटर ऑफ मास भी बिल्कुल इसका ज्योमेट्रिकल एक्सिस सेंटर पे ही लाई करेगा। ऐसी अगर हमारे पास सॉलिड डिस्क है तो इसका सेंटर ऑफ मास भी बिल्कुल सेंटर पर ही लाई करेगा। दिस इज सॉलिड डिस्क या स्फेयर है। ठीक है, तो ये सॉलिड स्फेयर है। ऐसे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का हम पढ़ चुके थे, बिल्कुल सेंटर पर ही लाई करेगा इसका सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो ये थे सेंटर ऑफ मास को निकालने वाले क्वेश्चंस। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, डेफिनेटली मैं उनका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।